हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का द बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के आने वाले एग्जाम्स के लिए ये फास्ट रिवीजन शुरू हो चुका है। आप अपनी तैयारी को प्रचंड कीजिए और इस संकल्प के साथ कीजिए कि अब की बार रेलवे पार। जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हैं, जिसमें पुराने साल के पेपर से उठाए हुए प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं या जिनके एग्जाम में बार बार आने की संभावना बनी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये फास्ट रिवीजन क्लास है, मैं विस्तार से हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जीएसएलवी का पूरा नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये इसका पूरा नाम है। इसके द्वारा जो उपग्रह होते हैं उनको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है और ऐसे उपग्रह पृथ्वी के समान चक्कर लगाते हैं। बात करते हैं जीएसएलवी के द्वारा प्रथम ऐसे उपग्रह को जिसको छोड़ा गया था, तो एजुसेट ऐसा उपग्रह है जिसको जीएसएलवी प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। इसमें आपका जो सही आंसर है वो है प्राइमेटोलॉजी। क्या है? प्राइमेटोलॉजी। अब प्राइमेटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वन मानुष आदि का अध्ययन के लिए इसका उपयोग है। ड्रायोपिथेक से मानव पीढ़ी का जन्म हुआ था। यहाँ पर कुछ एडिशनल जानकारी है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ड्रायोपिथेक से मानव पीढ़ी का जन्म हुआ है। ड्रायोपिथेक बिना पूंछ वाले बंदरों का वैज्ञानिक नाम है या उसकी वैज्ञानिक शब्दावली है। रामापिथेकस मानव विकास की पहली पीढ़ी है, यानी रामापिथेकस नाम का जो मानव था वो मानव विकास की सबसे पहली पीढ़ी है। और निएंडरथाल जो मानव है वो वर्तमान मानव का पूर्वज है। और इरेक्ट मानव खड़े होकर के चलने लगे थे, इसलिए ऐसे मानव जो खड़े होकर के चलने लगे थे उन्हें हम इरेक्ट मानव कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, सारे तथ्य समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? प्रश्न पढ़ते समय इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसी किसी प्रश्न में नहीं शब्द का प्रयोग करता है, जो कि बच्चे अक्सर जल्दबाजी में भूल जाते हैं। तो इस शब्द को याद रखिएगा। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाना। इस प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ नहीं बताता है, जबकि अन्य जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सही आंसर इसके हैं। इस तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। जबकि यहाँ पर जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया था। और प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जो कि प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। बात करते हैं, प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है कि भारत की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? तो भारत में जो प्रस्तावना है उसे अमेरिका से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि जो भारत की प्रस्तावना है इसकी भाषा कहाँ से लिया गया था? तो इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, जबकि अमेरिका से इस प्रस्तावना के रूप को लिया गया था। प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन को किया गया था और इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। तो प्रश्न बनता है कि भारत की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था? तो 1976 में इसका संशोधन किया गया था और यह संशोधन 42वां यानी 42nd संविधान संशोधन था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की तरफ। यहां पर चौथा प्रश्न है,
कोसी नदी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। यहां पर बात करते हैं तो कोसी बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना बिहार में स्थित है। जबकि अगर बात करते हैं कोसी नदी की, तो ये कोसी नदी गोसाईथान चोटी जो कि नेपाल में है, वहां से ये नदी निकलती है और इस नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है और ये 730 किलोमीटर बह करके गंगा जी में शामिल हो जाती है और गंगा जी की सहायक नदी बन जाती है। कोसी को बिहार की नदी का अशोक भी कहा जाता है, यानी कोसी नदी को बिहार का अशोक कहते हैं। यह नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है, जब अग्निशामक की नोब को दबाया जाता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए किस अम्ल में यह मिल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल करके CO2 का निर्माण होता है। और जो CO2 होती है या जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है और इसका उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि के द्वारा इसे लिखा गया था। और जो वेद व्यास थे उन्होंने महाभारत की रचना की थी और भास को जो नाटककार थे उन्हें प्रथम नाटककार कहा जाता है, भारत का प्रथम नाटककार कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार कहा जाता है। जबकि बात करते हैं तुलसीदास की, तो इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करती है? तो एनाफिलीज मच्छर मलेरिया के वेक्टर वहन करती है। जबकि फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव कहते हैं, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है और डेंगू एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू हमेशा स्वच्छ पानी में रहता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही आंसर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने। ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बनता है। ओजोन यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसे पृथ्वी का इसीलिए रक्षा कवच भी कहा जाता है। सबसे बड़ा ओजोन छिद्र की बात करें तो अंटार्कटिका में है और ओजोन को सबसे अधिक बाधित करने वाली, सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सेकेंडरी जो मेमोरी है उससे संबंधित नहीं है। मैग्नेटिक सस्पेंशन सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन कंपनी के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो यहां पर इसकी बात करें, इसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर एक्ट पारित करके किया था और इसे भारत के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित की गई थी। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सबसे पहली फैक्ट्री किस शहर में स्थापित की गई थी? तो सूरत में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है किसकी मदद से? तो दिए हुए 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइल मर्केप्टन से इसका पता लगाया जाता है क्योंकि इसकी गंध हवा में फैल जाती है और जो कि हम जब सूंघते हैं तो जो तीक्ष्ण जो महक होती है वो इथाइल मर्केप्टन की होती है, जिसकी वजह से हमें रसोई गैस के रिसाव का पता चल जाता है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ध्वनि की गति पर दबाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ध्वनि दबाव से प्रभावित नहीं होती है। जबकि जो ध्वनि की अगर चाल की बात करें तो इसकी अधिकतम चाल ठोस में होती है और जबकि इसकी हवा में चाल
333 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। यहां पर आपका 13वां प्रश्न है कि ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी। तो इस प्रश्न में 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जबकि सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन करता है और इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप अवार्ड भी प्रदान करता है। बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो ललित कला अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है कि नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के सिद्धांत में निम्न में से सही नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। वह तत्व जिसकी अणु संख्या 57 से 70 होती है लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। कारण क्या है कि जो अणु संख्या 57 से 70 नहीं बल्कि 57 से 71 होती है उसे लेंथेनाइड कहते हैं, जबकि ऐसे तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 तक होती है उसे एक्टिनाइड कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की नीतियों को निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। राज्य की नीतियों को निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं जिसमें यह दिया होता है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, जबकि डी सही नहीं है। यानी ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। दिए हुए कथन का सही सत्य कथन यही नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व से यह संबंधित है और राज्य को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप अनुच्छेद 44 जो कि समान आचार संहिता से संबंधित होती है उसे लागू करें। इसके बावजूद भी कई राज्य इसे लागू नहीं करते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 45 की, तो यह प्रश्न बनता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। इस अनुच्छेद 45 में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। प्रश्न है 16वां प्रश्न। जिस ताप पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक या ऊर्ध्वपातन बिंदु। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमांक बिंदु। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है, तथा किसी विशेष दबाव पर वह नियत ताप जिस पर कोई बिंदु जमता है उसे हिमांक कहते हैं। प्रायः पदार्थ का द्रवणांक और हिमांक बराबर होता है, जैसे कि आप जानते हैं बर्फ का द्रवणांक और हिमांक बराबर होता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है फल चमगादड़ या फ्रूट बैट निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, इबोला बुखार। इबोला बुखार क्या होता है, एक जनित रोग होता है और फ्रूट बैट या चमगादड़ जैसी एक प्रजाति है उसके द्वारा इसका वाहन किया जाता है, या तो उसके रक्त से इसका जो वाहन होता है या उसकी जो लार जब ये फल को खाते हैं उसके द्वारा ये फल पर चिपके हुए वायरस मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं और इबोला बुखार को जन्म दे देते हैं। तो इस प्रकार इबोला बुखार चमगादड़ के द्वारा फैलाया जाता है। बात करते हैं चमगादड़ की, तो चमगादड़ सबसे छोटा स्तनपायी प्राणी होता है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि सबसे छोटा स्तनपायी प्राणी कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। और जो चमगादड़ होता है उसके जो सुनने की क्षमता होती है वो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। और इबोला वायरस क्या है, एक जनित रोग है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इबोला बुखार। यहां पर प्रश्न है 18वां प्रश्न, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। तो हीमोफीलिया
आनुवंशिक रोग का उदाहरण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग कैसे होते हैं? जो माता पिता से अगले आने वाली पीढ़ी या संतानों में होते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिसमें अगर रोगी को चोट लग जाए तो आधा घंटा से लेकर के और 24 घंटे तक का उस व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है, इस वजह से अधिक रक्त बह जाने से रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। और अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यह जो रोग है हीमोफीलिया का, ये पुरुषों में अधिक देखा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, आनुवंशिक रोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जब लिफ्ट ऊपर तेजी से जाती है तो वजन पैमाने पर व्यक्ति का वजन अधिक दिखाएगा, और जब लिफ्ट तेजी से नीचे आती है तो वजन पैमाने पर व्यक्ति का वजन कम दिखाता है। लेकिन अगर लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो व्यक्ति के वजन में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैमाना अधिक वजन दिखाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शब्द डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तैराकी खेल के साथ ये सारे शब्द जुड़े हुए हैं। बात करते हैं तैराकी से जुड़े कुछ तथ्य की, तो इस खेल का आयोजन फाइना FINA यानी द फेडरेशन इंटरनेशनल द नेशन अमेच्योर जो संस्था है उसके द्वारा इस प्रतियोगिता का संचालन किया जाता है। आई होप आपको सारे प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर प्रश्न आपको पसंद आए, फैक्ट आपको समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा, अभी सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों संग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।